Welcome to my channel Chemica Chemistry Classes. Today we are going to discuss spontaneity. Right? So spontaneity comes under thermodynamics chapter and that is for class 11. So first is what is spontaneity? A spontaneous process, एक spontaneous process जो कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि रिवर्स हो सकता है बाय सम एक्सटर्नल एजेंट. दैट मीन्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट. राइट. सो एज वी ऑल नो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमें पढ़ा कि रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज हीट एंड वर्क, इनके बीच में, सिस्टम के बीच में हमें पढ़ा. लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि एक डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में कोई बात नहीं हुई. राइट. सो हीट हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है जो कि हायर टू लोअर टेम्परेचर में अपने आप चला जाता है, स्पॉन्टेनियस चला जाता है अपने आप. लेकिन एक केमिकल और फिजिकल जब नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होते हैं, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल प्रोसेस हो, वो प्रोसीड करते हैं स्पॉन्टेनिटी लेकिन सिर्फ वन डायरेक्शन में. जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि गैस एक्सपैंडिंग टू फिल द अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल वॉल्यूम में ही वो एक्सपैंड करेंगे. ऐसे बर्निंग कर रहे हैं कार्बन की इन डाई ऑक्सीजन दैट कैन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ऑन. वो अपने आप नहीं फ्लो करेगी. राइट. सो जैसे कि एक गैस है एक कंटेनर में, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी इनटू वन कॉर्नर. राइट. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स विच सेड लाइक कि हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस में. राइट. सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और चेंज. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस चेंज. Like spontaneous reaction is one which occurs immediately when contact is made between the reactants. जब एक कॉन्टेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम एक केस ले लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो बहुत सारी गैसेस एक रूम टेम्परेचर पे मिक्स हो सकती है और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रह सकती है. लेकिन हम एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को वही बोलते हैं. तो एक स्पॉन्टेनिटी को ऐसे समझते हैं कि हैविंग दैट पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी. सो अगर हम समराइज़ करें तो इसी वे में समराइज़ करेंगे कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि हमें अगर उसको रिवर्स करना है देन वी नीड सम एक्सटर्नल एजेंट. राइट. सो नेक्स्ट इज क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी. राइट. सो अगर हम एक फिनोमिना को इमेजिन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि वाटर फॉल कर रहा है ऊपर से, एक वाटर का फ्लो आ रहा है नीचे, एक हिल है उस पर वाटर गिर रहा है. ठीक है. या फिर हम एक पत्थर को फेंक रहे हैं ग्राउंड पे. लेकिन इन सब में हमने ये फाइंड किया कि जो डिक्रीज होगा एनर्जी में, वो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा इन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसकी चेंजेस आ रही है. लेकिन वी मे टेम्प्टेड टू स्टेट दैट अ केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन अ गिवन डायरेक्शन, कि उसकी डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस थी. बिकॉज क्यों स्पॉन्टेनियस थी? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन एनर्जी हैज टेकन प्लेस. हम बोल रहे हैं कि एनर्जी तो डिक्रीज हुई थी. राइट. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वी कैन टेक, हमें इससे बनाना है NH3. राइट. सो इसकी वैल्यू जो आएगी, जो एंथैल्पी की वैल्यू होगी -46. राइट. सो लेकिन हमने ये चेंज किया, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देयर इज अ डिक्रीज इन एंथैल्पी. जैसे जैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में मिलेंगे, न्यू रिएक्शन बनेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी. So that means a driving force for a chemical reaction may be due to decrease in energy. क्योंकि उसकी एनर्जी, ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसकी देयर इज अ डिक्रीज इन एनर्जी, जो हम एक पॉस्टुलेट लेके चल सकते हैं कि इसलिए एनर्जी डिक्रीज, एक ड्राइविंग फोर्स की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसकी एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है. लेकिन अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, अभी पहले हमने एक्सोथर्मिक की बात की, अगर हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो वो रिएक्शन का अगर हम ग्राफ की बात करें कि एंथैल्पी का हम एक ग्राफ बनाते हैं रिएक्शन के साथ, लाइक दिस, एक ग्राफ ड्रॉ किया तो उसमें क्या है, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट.
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या हुआ, जो नेट हीट होगी वो होगी इवॉल्व होगी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होगी। अगर हम एंडोथर्मिक का बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग में रिएक्शन की, ठीक है। उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस का गैप भी ज़्यादा रहेगा। सो दैट मीन्स इन एंडोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस। क्यों स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि देर इज इंक्रीज इन एंथैल्पी मे बी रिप्रेजेंटेड एज एंथैल्पी चेंज, क्योंकि उसमें एंथैल्पी की इंक्रीज हो रहा है। तो इन नट शेल ये हम ये कह सकते हैं, देर इज अ डिक्रीज इन एंथैल्पी दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का हम एक ही पार्ट भी मांग सकते हैं, बिकॉज देर इज अ डिक्रीज एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। जब एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है तो ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है कि हमें जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें केमिकल रिएक्शन में एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है, तो ड्राइविंग फोर्स की वजह से। सो ये इसीलिए हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, जो एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है। लेकिन दिस इज नॉट सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस, ऑल टाइप ऑफ केसेस के लिए ये चीज़ सेम नहीं होती, डिपेंड्स अपॉन द केसेस एंड डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शंस। नेक्स्ट इज द एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, राइट। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, a measure of the degree of disorder or randomness of energy dispersal within a system. So हमें जैसे कि हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पढ़ा, अब हम पता करें कि डेल्टा एच ज़ीरो कब होगा, मतलब एंथैल्पी ज़ीरो कब होगी, जब कोई चेंज नहीं होगा, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। लेकिन अगर हम जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बॉक्स है, राइट। सो टू बॉक्सेस हैं, उसमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज है, जैसे इसमें सेपरेट के वाइट और ब्लैक एग्जांपल ले सकते हैं। तो टू गैसेज है ए एंड बी, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट किया एक वाइट डॉट से, एक ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करके हमने रख लिया। फर्स्ट पिक्चर में हमने एक मूवेबल पिस्टन के साथ उसे पार्टीशन कर दिए ताकि वो आपस में मिक्स ना हो सके, डिफ्यूज ना हो सके ईच आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने ये चीज़ दी कि हम पार्टीशन से पहले वी आर एबल टू पिक कि ये ए गैस है और ये बी गैस है, हम दोनों में डिफरेंस को पहचान पा रहे हैं, वी कैन जज कि ये ए की दूसरी गैस है, ये दूसरी गैस है। लेकिन जैसे ही हम उसका वो पार्टीशन को हटाते हैं तो वो आपस में उनकी डिफ्यूजन हो जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा, हम मॉलिक्यूल्स ए एंड बी को थोड़ा हमें टाइम लगेगा ढूंढने में कि ए और बी कौन से हैं, क्योंकि इनमें रेंडमनेस ज़्यादा हो गया, थोड़ा क्योटिक सा हो चुका है, क्योंकि उनकी पार्टीशन आपस में हट चुकी है। सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर द सिस्टम एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर और क्योटिक, एंड दिस कुड बी फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज। सो हम एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ऐसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी को। सो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस इन द सिस्टम। तो मतलब जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा डिसऑर्डर, द ग्रेटर द डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, उतनी ही ज़्यादा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। सो हम बात करते हैं कि अगर हम एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ले लेते हैं, राइट, कि सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसमें क्या होगा, रैंडमनेस उतनी कम होगी, तो जो हमारी एंट्रोपी है उतनी ही कम, एंट्रोपी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। जहाँ अगर हम गैसियस फेज को ही लेते हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत इजीली डिसऑर्डर और रैंडमनेस होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। तो अगर हम एंट्रोपी की बात करें, जैसे कि थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, और दे ऑल आर स्टेट फंक्शन, same as all this, entropy is also a state function and is independent of path. अगर हम हीट की बात करें कि हमने एक सिस्टम है उसमें हीट को ऐड किया, तो उसमें क्या होगा, मोशन जो होगा मॉलिक्यूल्स की, जो रैंडमनेस कर रहे थे सिस्टम में, वो बढ़ जाएगा। तो मतलब हम एक ऐसे बात कर सकते हैं कि जो हीट है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे भी एक सिस्टम में रैंडमनेस इन्फ्लुएंस होती है, रैंडमनेस आती है। तो इन सब के साथ हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए, अगर हम हीट की बात कर रहे हैं, द हीट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एट विच हीट इज एडेड टू द सिस्टम, कि किस टेम्परेचर पे हीट को सिस्टम में डाला गया। सिस्टम एट हायर टेम्परेचर, जब सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हैज़ ग्रेटर रैंडमनेस in it than at lower temperature.
So temperature is also a measure for average chaotic motion of particles in the system. So heat को जब हम ऐड करेंगे सिस्टम पे एक लोअर टेम्परेचर पे, तब क्या होगा, हीट को, जैसे एक सिस्टम है, हमने हीट को ऐड किया लेकिन टेम्परेचर भी लोअर है, तो क्या होगा, रेंडमनेस ज़्यादा होगी, हीट भी ज़्यादा आएगी और हायर टेम्परेचर पे से कंपैरेटिव. सो हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट. सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज हीट वर्सेस टेम्परेचर, राइट. सो टोटल एंट्रोपी चेंज को हम लिख रहे हैं डेल्टा एस टोटल. इसको हम डेल्टा एस टोटल लिखेंगे, मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस total is equal to delta S system plus delta S surrounding, that is greater than 0. So when a system is in equilibrium, the entropy क्या होती है, जब वो equilibrium में होता है तो जो हमारी entropy होती है वो maximum होती है और change जो होता है वो 0 होता है. equilibrium में क्या होता है, entropy maximum, पर जो हमारे पास चेंज होता है वो 0 होता है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज टिल इट रीचेज मैक्सिमम एंड एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन एंट्रोपी इज 0, राइट. सो सिंस एंट्रोपी हमने बोला एक स्टेट प्रॉपर्टी है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी एक रिवर्सिबल प्रोसेस में वो कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, जब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यू system reversible by temperature, right? So we can find both the for reversible or irreversible expansion of an ideal gas for isothermal condition. Isothermal condition में क्या होगा, डेल्टा U 0 हो जाएगा, but डेल्टा S total is equal to डेल्टा S system per surrounding is not 0 for irreversible process. डेल्टा U does not discriminate कि ये reaction reversible है या irreversible, right. So next is a Gibbs energy and spontaneity. हमने spontaneity के बारे में पढ़ा कि क्या होता है and कैसे reaction spontaneous होती है etc and etc. अब हम पढ़ेंगे Gibbs energy के बारे में, right. So जैसे कि हमने पता है कि एक सिस्टम है, उसमें एंट्रोपी चेंज हो रही है, जिसको हमने अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है. वो केमिकल रिएक्शन है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, एंथैल्पी में भी आ रही है और एंट्रोपी में भी आ रहे हैं. तो अभी तक जितने भी हम डिस्कशन किया उससे हमें पता लग गया कि ना एंथैल्पी का डिक्रीज़ होना ना एंट्रोपी का इंक्रीज़ करना, राइट. वो दोनों में से कोई अकेला मैटर नहीं कर सकता क्या डायरेक्शन होगी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, ठीक है. अब हम चीज़ पढ़ रहे हैं गिब्स एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी को हम डोनेट करते हैं सबसे पहले जी से, कि हम इसको डोनेट करेंगे जी से. और एक थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल जो मेजर करती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क और सिस्टम कैन परफॉर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सक्लूडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क, राइट. सो इसको हम लिखते हैं, वी कैन फॉर्मुलेट दिस लाइक G is equal to H minus Ts, where T is the absolute temperature, S is entropy, H is enthalpy. सो गिब्स फंक्शन G से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो गिब्स का फंक्शन है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और साथ साथ वो एक स्टेट फंक्शन भी है. सो चेंज होता है गिब्स एनर्जी में एक सिस्टम के, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कैलकुलेट भी इजीली कर सकते हैं कि डेल्टा G सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा H सिस्टम माइनस T delta S system minus S system by delta T. At constant temperature delta T is going to be 0 and we get these terms, right. So useful subscript system को अगर हम ड्रॉप करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि delta G is equal to delta H
माइनस टी डेल्टा एस। सो गिब्स एनर्जी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। लाइक इसको हम ऐसे भी इस रिएक्शन में रेफर कर सकते हैं, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज। सो हम कंसीडर करते हैं बोथ टर्म्स को, स्पॉन्टेनिटी एनर्जी को भी, एंट्रोपी को भी, ठीक है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें, वो हम ये फाइंड करें कि डेल्टा जी की जो यूनिट्स हैं ऑफ एनर्जी, बिकॉज जो बोथ डेल्टा एच एंथैल्पी और टी डेल्टा एस है वो भी एनर्जी की ही टर्म्स है, तो टी डेल्टा एस सबको फॉर्मुलेट करके फिर हम इसकी एनर्जी में जे आएगी, दैट इज चाउ। So now let us consider how delta G is related to reaction spontaneity। अब delta G के बारे में बात कर रहे हैं, गिब्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अब ये कैसे लिंक है उससे, हमारी स्पॉन्टेनिटी के प्रोसेस से, राइट। सो हम इसको हम थोड़ा सा परफॉर्म करके देखेंगे कि एज यू नो दैट डेल्टा एस total is equal to delta S system plus delta S surrounding। सेम यही होगा, मतलब if the system is in thermal equilibrium with the surrounding, then temperature of the surrounding is same as that of temperature of system, right? So increase in enthalpy of the surrounding is equal to decrease in the enthalpy of the system। अगर हम entropy change की बात करते हैं surrounding में, तो वो होगी delta S surrounding is equal to delta H surrounding plus delta S surrounding is equal to delta H by T is equal to minus delta H by T। यहाँ H है सराउंडिंग का और ये है सिस्टम, ठीक है। तो हमें मिलेगा डेल्टा एस टोटल आएगा हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच बाई टी सिस्टम। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देन वी गेट टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस जो कि है सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो एज यू ऑल नो, राइट। सो टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज ग्रेटर, दे आर ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। सो जो हमने इक्वेशन देखी थी कि गिब्स फ्री एनर्जी वाली डेल्टा जी इज इक्वल माइनस टी डी एस, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, देन वी गेट डेल्टा जी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इसकी वैल्यूज़ को हम करते हैं तो मैं दैट मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस that is greater than 0. So delta TS system is the enthalpy change of a reaction and T delta S system is the energy which is not available to do some work. So delta G is the net energy available to do some work and this is a measure of a free energy. अगर delta G हमारा नेगेटिव होता है, मतलब 0 से कम होता है, तो प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो जो हमारा प्रोसेस होगा दैट इज नॉन spontaneous. If reaction has a positive enthalpy change and positive entropy change, it can be spontaneous, but when T delta S is large enough to outweigh it, right? So this is all about Gibbs energy. नेक्स्ट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसको हम ऐसे बोलते हैं एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ। जैसे कि हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जो एनर्जी में चेंज होता है वो कांस्टेंट रहता है। सो देयरफॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी इन सच सिस्टम इज इन अ नेचुरल डायरेक्शन इज द स्पॉन्टेनियस चेंज। सो लाइक फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, सेकेंड लॉ भी ये स्टेट करता है। इसके भी बहुत सारे वेज हैं,
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हम सेकंड लॉ की बात करें तो एंट्रोपी होती है एक आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा इंक्रीज करती है ओवर टाइम और रिमेन कांस्टेंट इन आइडियल केसेस. इट नेवर डिक्रीज स्पॉन्टेनियसली, वो कभी अपने आप डिक्रीज नहीं करती. मतलब अगर हम बात करेंगे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है बाय रिएक्शन, सो देयर इज ए इंक्रीज इन डिसऑर्डर ऑफ द सराउंडिंग एंड ओवरऑल एंट्रोपी चेंज होगा, दैट इज पॉजिटिव विच मेक्स द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. दिस इज अबाउट द सेकेंड लॉ. नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जैसे कि होता है मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, अगर हम वो स्पिन मूवमेंट भी कर सकते हैं, वो बॉन्ड की मूवमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मोशंस होती है रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, अलग अलग. लेकिन जब टेम्परेचर एक सिस्टम का बढ़ता है तो उनके जो मोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा विग्रस और एंट्रोपी उनकी इंक्रीज हो जाती है, राइट. सो हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ any pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches zero. This is called the third law of thermodynamics. This is because there is a perfect order of in a crystal at absolute zero. So statement ये कहती है that is just confined to pure crystalline subsolid, because theoretical अगर हम argument की बात करें और practical evidence की बात हमें ये शो होता है कि जो एंट्रोपी होती है एक सोल्यूशन की सुपर कूल लिक्विड दैट इज नॉट जीरो और जीरो के, the importance of the third law lies in the fact that it permits the calculation of absolute volumes of entropy of pure substance from thermal data. जैसे कि प्योर सब्सटेंस की बात करें तो उसकी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. सो उसकी कैलकुलेट करने के लिए क्यू रिवर्सिबल को हम डिवाइड कर दें, लेकिन जो उसका टेम्परेचर को 0 to 298 K के बीच में ही कर सकते हैं. मतलब देयर इज अ स्टैंडर्ड एंट्रोपीज जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज बाय हेस लॉ टाइप ऑफ कैलकुलेशन. थैंक यू.